कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में 24,759 लोगों की राय ली गई। सर्वे कर्नाटक में सभी सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और शुरू होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण सर्वे। आप जानते हैं कर्नाटक के चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। क्या कर्नाटक में बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीन लेगी? साल 2018 के विधानसभा चुनाव आप कैसे भूल सकते हैं? वहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला था और तब बीजेपी के येदियुरप्पा सीएम बने थे महज 2 दिन के लिए। बाद में बहुमत साबित नहीं करने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया और फिर कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार बनी, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। वो आंसू आप कैसे भूल सकते हैं? बाद में फिर जोड़ तोड़ से येदियुरप्पा दोबारा सीएम बने। 2021 में बीजेपी ने चेहरा बदला और राज्य की कमान जो है वो बसवराज बोम्मई के हवाले कर दी है। अब सवाल ये कि क्या बोम्मई बीजेपी में सत्ता को लौटा पाएंगे? ओपिनियन पोल का नंबर दिखाने के लिए डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान हमारे साथ जुड़ी है और यहाँ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। रोमाना आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और डेटा दिखाने के लिए हमने कर्नाटक के 6 अलग अलग रीजन्स जो हैं आपके लिए तैयार किए। इनफैक्ट वो रीजन है, हमने उन्हें 6 अलग अलग रीजन में बांटा है। स्क्रीन पर आप रीजन के नंबर देख पाएंगे। दोनों तरफ 3-3 रीजन्स हैं जिनके नंबर बारी बारी से आएंगे और फिर टॉप टैली में ये नंबर जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि हम एक एक रीजन का नंबर खोलेंगे। सबसे पहले कर्नाटक में चुनाव ऐलान के बाद किस तरह से दावे किए गए और किस तरीके से राजनीतिक उठापटक बयानों की शुरू हो गई है, आप वो देखिए और फिर शुरू होगा बढ़िया, शानदार, जानदार और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। Polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को वोटिंग है तो 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार द्वारा रायता विद्या निधि से लेकर के अनेकों योजनाओं पे काम हुआ है। इतना काम हुआ है, उस काम को पहले बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान और विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग कर्नाटक के एक एक घर तक पहुंचा दिए हैं। और जो वहां से आवाज आ रही है वो भाजपा के समर्थन में आवाज आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि जनता ने वहाँ मन बना लिया है कि उनको हराना है। कर्नाटक का माहौल अगर आप पता लगाएं तो लोग बिल्कुल बेताब हैं कि कैसे ये मौजूदा सरकार को हटाया जाए। तो वहाँ कांग्रेस की विजय सुनिश्चित और प्रचंड बहुमत से विजय सुनिश्चित। ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में रैली करने जा रहे हैं। ये वही कोलार है जहां 2019 में रैली के दौरान राहुल ने मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पिछले दिनों उन्हें सजा मिली और संसद सदस्यता चली गई। कांग्रेस राहुल गांधी के बहाने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी भी अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं। पिछले 3 महीने से कुमारस्वामी यात्रा निकाल रहे हैं। कर्नाटक की जनता के मन में क्या है? क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगी या कांग्रेस को मौका मिलेगा या फिर इन दोनों की लड़ाई में जेडीएस की लॉटरी लग जाएगी? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल। तो कर्नाटक ओपिनियन पोल के लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे विश्वसनीय ये सर्वे आपके सामने रखने से पहले
तमाम यहाँ पर जो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ और सहयोगियों के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता और साथ में वरिष्ठ पत्रकार, सी वोटर के एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ खालिद साहब, आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर सी वोटर का क्या फॉर्मूला रहा है वो हमको समझाने वाले हैं। और गीता भट्ट, प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आप मेरी बाई तरफ जो हैं यहाँ पर प्रदीप सिंह साहब को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। नीरज सिंह साहब भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम, और शुरुआत बहुत आम उन सवालों से जो किसी के भी जहन में हो सकते हैं, वो चाहे कर्नाटक का या उस राज्य में जहां चुनाव होने वाले हो उसका बाशिंदा हो, रहने वाला हो, वहां का वोटर हो, या फिर कर्नाटक के उन सारे के सारे राजनीतिक उठापटक को बारीकी से देखने वाला एक व्यूअर ही क्यों ना हो। तो सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रोमाना का, जो आपको उन सवालों का जवाब जो हमने जनता से पूछे बताने वाली है। रोमाना। शुक्रिया रूपिका। आप जरा स्क्रीन देख लीजिए और हमारी टैली देख लीजिए। ऊपर की तरफ तो वो आंकड़ा आएगा जो ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसका आपको इंतजार है, और वहीं दाईं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं रीजन वाइज, क्योंकि हमने कर्नाटक को 6 अलग अलग रीजन्स में बांटा है और उसी लिहाज से एक एक कर हम आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से पूरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक का वो मूड, वो सियासी मूड अगर समझना है तो फिर कुछ सवालों के जरिए जब सी वोटर जनता के बीच पहुंचा तो एक एक करके वो सवाल अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार कर्नाटक की जनता का मूड क्या है और ये किस ओर इशारा कर रहा है। वो सबसे पहला सवाल ले आइए आप। सवाल आपको मैं दिखाऊं उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मैं इस वक्त हूं कहां। ये मैसूर का पैलेस है जिसको वाडियार राजाओं ने बनवाया था, जिन्होंने 500 साल तक मैसूर पर राज किया। और आज की तारीख में ये मैसूर पैलेस जो है यकीनन देश की चुनिंदा खूबसूरत इमारतों में इसकी गिनती होती है। और वहीं से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं का मूड हम आपको बता रहे हैं। सवाल ये कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा? अच्छा 28%, औसत 22% और खराब कहने वाले 50%। मतलब मामला यहाँ पर खराब, अच्छा, औसत पूरी तरीके से 50-50 का है। खराब कहने वाले भी 50 और अच्छा और औसत कहने वाले मिला दिए जाएं तो आंकड़ा पहुंचता है 50% पर। जल्दी से ले आइए अगला सवाल। अगला सवाल इस सर्वे का जो जनता ने जिस पर अपनी राय रखी वो ये कि आखिरकार सीएम का कामकाज कैसा। सीएम बसवराज बोम्मई हैं बीजेपी के, उनका कामकाज कैसा? अच्छा कहने वाले 27 हैं, औसत कहने वाले 26 हैं और आप देख रहे हैं खराब कहने वाले 47% हैं। तो यहाँ पर भी मामला करीब करीब अच्छा औसत मिला दिया जाए और खराब से अगर उसकी तुलना की जाए तो वही 50-50 का ही आकर बैठता है। हालांकि थोड़ा सा सीएम का कामकाज जो है तो सरकार के कामकाज के मुकाबले उस पर लोग मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार का कामकाज कैसा, मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा, ये मामला 50-50 का सा रूबिका जो इस आंकड़े में सामने आ रहा है। 27%, 26%, ये जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है। रोमाना, यहाँ जो मेहमान है उनसे पहला रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपका रुख करेंगे। और इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यू ऑलवेज वेलकम टू आस्क। सबसे पहले के शर्मा जी, ये आंकड़ा तो ठीक नहीं है जिस लिहाज से यहाँ पर बताया जा रहा है राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। अच्छा कहने वाले 28% है, अब आप उसको औसत में जोड़ें या फिर खराब की 50% को। देखिए रूबिका जी, जो भी ओपिनियन पोल आते हैं हमारी ऐसी मान्यता हमेशा से रही है कि हम इसे एक चुनाव में एक दिशा के रूप में देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है हमें, और फिर उसके बाद जो है जो काम हमको करना है 5 साल वो तो हमने किया ही है, आगे भी जो करना है वो भी करें। लेकिन जो अभी दिखा रहा है उसमें भी आप देखें तो राज्य का जो है जो खराब कहने वाले हैं वो भी 50% है, जो अच्छा कहने वाले वो भी 50% है। और जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री में 3% ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं जो है उनको नापसंद करने वालों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से भी आप देखें तो भी हमें लगता है कि वहाँ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले समय में बनने वाली है। नीरज जी, नहीं, उसके कारण आप मुझे बाद में बताइएगा, लेकिन जरा इन सवालों पर एक बार चर्चा तो हो जाए। आप ये कह रहे हैं 50-50% अच्छा कहने वाले 50%, बुरा कहने वाले 50%, औसत को आपने अच्छे में जोड़ दिया है। लेकिन सीएम के कामकाज को अच्छा और औसत कहने वाले यहाँ पर लगभग 51% है।
नीरज, और ना खराब कहने वाले 47%। रूबिका जी, इस बात का जवाब देने से पहले अगर शर्मा जी की बात को मैं समझूं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो 64% वोट पिछली बार हुआ था तो उसने भी यही दिशा दिखाई थी जो विपक्ष बात कर रहा था। अब आ जाते हैं कर्नाटक के चुनाव पर, क्योंकि समाज को तोड़ने का और जो 40% कमीशन के साथ सरकार चलाने का ये काम कर रहे हैं, उसका आपको मुजाहिरा जो है वो सामने दिख रहा है कि किस तरीके से ये जो सरकार है ये कुछ दिनों की मेहमान है। अगले आने वाले 40 दिन में ये सरकार अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जाने वाली है। आप आने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो कौन और आएंगे? डी शिव कुमार आएंगे कि सिद्धारमैया आएंगे? रूबिका जी, ये तो वहाँ कर्नाटक की जनता ने तय किया है कि इनको बाहर करना है। आएंगे कौन? वो कांग्रेस लीडरशिप करेगी। हाँ, तो वो लीडरशिप कौन तय करेगी और कैसे तय करेगी ये बताइए ना। देखिए, हम लोग तो कंबाइंड लीडरशिप में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष DK शिव कुमार जो प्रजाध्वनि यात्रा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, उसमें आपने देखा है कि लाखों लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया जी का जो काम है कि मुश्किल तो है कि राहुल गांधी को दोनों के हाथ जो है ऊपर खड़े करके बताना पड़ता है कि यारी दोस्ती यहाँ जय वीरू है, मानो कि ना मानो। देखिए रूबिका जी, ये तो जो मैसेजिंग का खेल है ये पत्रकार ज्यादा समझते हैं। वहाँ की जनता ये जानती है कि कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, हाँ। जो वहाँ प्रदेश के लिए काम होगा, इसके लिए वो कांग्रेस को वोट करेंगे। और वो गारंटीज जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है। लेकिन विनोद जी, आप कर्नाटक के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? उससे पहले KK शर्मा 20 सेकंड में अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ में इस बात को कहा। इसका एक आशय ये भी है कि सरकार को लेके वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जनता निश्चित तौर से उसके प्रति जो है अपना जन समर्थन व्यक्त करेगी। और जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अभी इन्होंने दुनिया भर की बातें बताई कि ये है, लेकिन इनका आपस का जो है गुटबंदी और जो आपस में जो इनके यहाँ एक अंतर कलह है, वो खुल के वहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेतृत्व को भी लेके ये तो आप जानते हैं ना कि वो पेटीएम पे CM बन गया। ये तो आप जानते हैं ना कि 40% कट जो है वो कर्नाटक की सरकार इसके लिए बड़ी फेमस और कुख्यात हो गई है। बहुत आश्चर्य है आरोप जो है लगातार आप पर लगते रहे। नहीं, मुझे ऐसे आरोपों के तो हम आदी हैं, क्योंकि ऐसे आरोप तो कांग्रेस लगाने की भी आदी रही है। ये जो पत्र लिख के भेजने का है, तो अवार्ड वापसी गैंग वालों ने भी बहुत से पत्र भेजे थे। ये तो आए समय पर पत्र लिखवाते रहते हैं कई लोगों से, बाद में लोग उसमें नट जाते हैं कि साहब हमने साइन भी नहीं किया उसमें। तो ऐसे इनके बहुत सारे प्रकरण देखने को मिले हैं। लेकिन वो पार्टी हमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पर मैं आऊंगी। बस एक बात कह के समाप्त करता हूं। एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं। लगभग 2 घंटे इस पूरे मसले पर बिल्कुल, मैं बस इतना कहता हूं। जनता पहले उन सवालों को तो देख ले। KK शर्मा जी, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। अभी तो मेरे 4 और मेहमान हैं जिनको अपनी बातें रखनी है, लेकिन रोमाना का रुख करते हैं, क्योंकि वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये आंकड़ों का पूरा खेल छिपा हुआ है वो रोमाना ही बताएंगी। देखिए रूबिका, अगर इस टर्म की बात की जाए तो बीजेपी ने दांव बहुत बड़ा कर्नाटक में इस रूप में खेला कि येदियुरप्पा से प्रदेश की कमान लेकर उसको सौंप दिया बसवराज बोम्मई को। और ऐसे में अब अगला सवाल जो मैं दर्शकों को दिखाने जा रही हूं वो ये कि आखिरकार CM के तौर पर पसंद कौन? कर्नाटक के लोग अपना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, और आप हैरान होंगे इस आंकड़े को देखकर, क्योंकि यहाँ पर बाजी जो है वो सिद्धारमैया मारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के रह चुके हैं। 39% लोग सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जो अभी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो दूसरे नंबर पर है। 31% लोगों की पसंद के तौर पर HD कुमारस्वामी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, JDS के नेता हैं। 21% लोग उनको CM के तौर पर देखना चाहते हैं। DK शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, 3% लोग उनका नाम ले रहे हैं और अन्य 6%। तो ये जो आंकड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि अमूमन जब सर्वे आता है तो उसमें जो सिटिंग CM होता है वो इस तरीके के लोकप्रियता के आंकड़ों में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा होता है। और ऐसे में आप जल्दी से अगले सवाल का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या है अगला सवाल? जल्दी से लेकर आइए। अगला सवाल क्या है? कर्नाटक का ये पहला ओपिनियन पोल और इसमें अगला सवाल प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर पूछा गया कि PM का कामकाज आप कैसा देखते हैं? इसमें अच्छा 47%, औसत 19% और खराब कहने वाले 34% हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कर्नाटक का ये विधानसभा चुनाव CM के चेहरे पर होगा या PM के काम पर होगा। रूबिका, PM जिताएंगे कि वहां पर जो मौजूदा CM की रेस में और जो CM उस कुर्सी पर है वो जिताने वाले हैं? आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिद्धारमैया 39%। नीरज, हमने यही चीज उत्तराखंड में भी देखी थी
हरीश रावत को आपने पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी और वो पहली पसंद थे और हुआ क्या सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 सेकंड और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से बात करना चाहूंगा। रूबिका जी, हम तो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की कंबाइंड लीडरशिप इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रही है। जब चुनाव जीत लिया जाएगा तो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, जो विधायक दल होगा, वो उसका चुनाव करेगा। और सिद्धारमैया जी के काम के कसीदे तो आप कर्नाटक के किसी जिले में चले जाइए, वो बताएंगे। वहां पर ना तो कमीशन खोरी होती थी, ना समाज को बांटने का काम किया जाता था, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता था। ऐसे मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी होना तो बिल्कुल लाजमी है। ये आपके नेता हैं, आपको तारीफ करने का पूरा हक है। शर्मा जी 20 सेकंड। मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो भ्रष्टाचार की जननी है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार की। और किसके आधार पर? जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और प्रदेश का नेतृत्व भी, डीके शिव कुमार भी जो है जेल से बेल पर है। 300 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति इनके घर से पकड़ी गई थी इनके शासनकाल में, इनकम टैक्स के माध्यम से। यही नहीं, इनके एक नहीं कई नेता, रमेश एल जारकिहोली। आप 20 सेकंड पार कर गए। मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा करूंगी शर्मा जी, कह रहा हूं केवल, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कर्नाटक में आपकी सरकार भी घेरे में रही है, इससे आप नहीं बच सकते हैं, ये बहुत क्लियर है मामला। लेकिन अब आप रुकिए, हम इस बहस में स्पष्ट है, सामने है, उस पर कैसे कहेंगे रूपिका जी? जो चीजें पर जेल से ये लोग बेल पर हैं और आज भी वो केस पे आप कह रहे हैं कि आपकी चीजें छिपी हुई है, वो सामने नहीं आ पाई, की जो है एकदम सामने। अब बताइए, मैं बताता हूं। नहीं, नीरज जी अब जवाब देंगे उसका। विनोद जी, कर्नाटक के चुनावों पर आप किस तरीके से यहाँ टिप्पणी करेंगे शुरुआती, खासकर सर्वे को लेकर? नहीं, सर्वे आपका जो अभी दो आपने जिन सवालों पर जो आंकड़े आए हैं, तो जिस तरह की एक अवधारणा कर्नाटक को लेकर बनी हुई, लगभग उसी दिशा की तरफ सर्वे हैं। निश्चित रूप से अगर कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद बसवराज बोम्मई को लाया गया, लेकिन उनकी सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी तो सतह पर दिखाई पड़ रही है। अब कोई भी व्यक्ति कर्नाटक जाता है तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब जाहिर है कि बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और 47% यहाँ लोग उनके कामकाज को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, जैसा कि आपके आंकड़े बता रहे हैं। तो मोदी फैक्टर जो है वो किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट कर पाता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नतीजे जो है तय होंगे। और कांग्रेस किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में बुला पाती है, वो डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के झगड़े और आपस में ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन कुल मिला के चुनाव इन्हीं दोनों पर होगा। और तीसरा एक फैक्टर ये कि कर्नाटक का भी वोटर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जातियों और उसमें बहुत बटा हुआ है, भयंकर रूप है। वोकालिंगा, लिंगायत, कुर्बा, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे क्षेत्रीय आधारों पर, तो वो भी फैक्टर्स हैं जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करेंगे। ओके, प्रदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनावों को? ये बीजेपी वहां पर इकलौता सीएम है, अगर मैं साउथ में बात करूं, खासकर कर्नाटक की, और कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पर जाना है तो साउथ का एंट्री गेट जो है यही कर्नाटक है। बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, जो आपके आंकड़े कह रहे हैं सर्वे के, वैसे उसके अलावा भी कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति है, बीजेपी वर्सेस रेस्ट में वर्टिकल डिवीजन है कर्नाटक की राजनीति में। दो ध्रुवों में एक तरह से कहें तो राजनीति बटी हुई है। अब इसमें दूसरा जो ध्रुव है उसमें कांग्रेस और जेडीएस है। कांग्रेस और जेडीएस मिलें तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन पिछले चुनाव में हमने लोकसभा में देखा है कि उनके मिलने का उल्टा असर हुआ, काउंटर पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। 28 में से 26 सीटें जीत गई। तो इसलिए जो, और करप्शन का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कर्नाटक में करप्शन कोई इलेक्शन का इशू है, क्योंकि दोनों पार्टियों में करप्शन के मामले में कोई फर्क नहीं है। आपने बिल्कुल राइट टाइम पर मुद्दे और इशू का जिक्र किया है, यही हमारा अगला सवाल भी है। जरा रुक करते हैं रोमाना का। ये राइट टाइम है रोमाना, मुद्दा क्या होगा? बिल्कुल रूबिका, न सिर्फ मुद्दा क्या होगा इसको लेकर, और साथ ही साथ मुद्दा प्रभावी कौन सा होगा इसको लेकर कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ही महीन सा, बहुत ही बारीक सा ये फर्क है, लेकिन फर्क समझना आपके लिए जरूरी है। इसी वजह से कर्नाटक का ये ओपिनियन पोल, और ले आइए जरा सवाल जल्दी से लेकर आइए, जो सवाल जनता के बीच लेकर गया सी वोटर सर्वे में, उसका आंकड़ा जो सामने निकल कर आया कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। बेरोजगारी यहां पर मुद्दों की लिस्ट में टॉप पर नजर आ रहा है। 29% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया, बुनियादी सुविधाएं 22% लोग बता रहे हैं, शिक्षा 19% लोग बता रहे हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि बेरोजगारी वो मुद्दा जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है, और ऐसे में अगर
डबल इंजन वाली सरकार में भी बेरोजगारी इतने बड़े तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तो फिर यकीनन मामला क्या सरकार के लिए खतरे की घंटी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं और अगला सवाल जल्दी से ले आइए। अगला सवाल जो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि साहब चुनाव में मुद्दा प्रभावी कौन सा होगा। और इसमें देखिए आप ध्रुवीकरण जो है 25% लोग मान रहे हैं ध्रुवीकरण सबसे प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक सरकार की तरफ से जिस तरीके से फैसला लिया गया, जो मुस्लिम आरक्षण 4% उसको रद्द किया गया, क्या उसी से ये मामला जुड़ता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कावेरी जल विवाद 15%, अच्छा लिंगायत आरक्षण और साथ ही हिजाब का मुद्दा 31% मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के काम 13%, कानून व्यवस्था 6%, राष्ट्रवाद 7% और आम आदमी पार्टी 3%। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है। तो मुद्दा अहम कौन सा है और मुद्दा प्रभावी कौन सा रहने वाला है, ये बहुत महीन सा बारीक सा फर्क रूबिका, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आखिरी वाला ऑप्शन था इस पर जो है बहुत लोगों को आश्चर्य भी हुआ होगा कि भाई कोई पार्टी कैसे कोई मुद्दा हो सकती है, पार्टी तो चुनाव लड़ती है ना भाई, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को मुद्दा बल्कि प्रभावी मुद्दा, हाँ प्रभावी मुद्दा, एब्सोल्युटली सिर्फ मुद्दा भी नहीं प्रभावी मुद्दा, वो इसलिए क्योंकि गुजरात में सबने देखा है कि क्या किया था आम आदमी पार्टी ने, और इसीलिए आम आदमी पार्टी का ये आना नीरज आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण। डॉक्टर गीता भट्ट यहाँ पर दो चीजें हैं और खालिद उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। खालिद, ध्रुवीकरण जो प्रभावी मुद्दा है ध्रुवीकरण, और मैं सीधा तीसरे पर आ जाती हूँ, लिंगायत आरक्षण प्लस हिजाब, यानी 25% और 31% को अगर मैं जोड़ दूं तो 56% तो पोलराइजेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कर्नाटक में। जी देखिए, ये दो सवाल हैं। जो पहला सवाल था कि आपके लिए मुद्दा क्या है, तो इंडिविजुअली आप पूछते हैं, तो उसमें जो कहा, और दूसरा जो सवाल है वो ये कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा उनके हिसाब से परसेप्शन उनका क्या है। तो उसमें अगर आप देखेंगे जो पहले सवाल में जो बेरोजगारी, महंगाई और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर जगह हम देखते हैं कि टॉप इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू बोला है वो करप्शन बोला है। तो अगर इस इशू को आप जो अभी तक जो सवाल दिखाए गए हैं अगर आप उनके सीक्वेंस में देखेंगे तो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि ये एक मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पे जो सरकार है उसके खिलाफ है। हाँ, चूंकि ये जो पोलराइजेशन के इश्यूज हैं वो प्ले बहुत ज्यादा होते हैं, उनका ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। पर खालिद मुझे ये समझाइए ना, प्रभावी मुद्दा, एक तो मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे जो प्रभावित करेंगे, जो उनको लग रहा है तो वोटर को ये देखिए, दूसरा सवाल है उसमें ये पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा प्रभावी हो सकता है। हाँ। आपके लिए क्या मुद्दा है वो पहले सवाल में है, उनको क्या लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां किस मुद्दे को प्रभावी बना सकती है, दूसरा सवाल ये, तो उसमें वो जो फर्क होता है इसमें जनरली लोग बताते हैं कि हमारी ये परेशानी है, उसमें मुद्दा बताते हैं बेरोजगारी, लेकिन प्रभावी मुद्दे पर वोट करते हैं। मुद्दा मतलब वोट हम इस पर करेंगे, क्या ऐसा हमारी ये समस्या तो है, लेकिन हम जब वोट करने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये फैक्टर होगा। उनको लगता है कि ये उस पर वो भी और जो भी भावनात्मक इश्यूज होते हैं उन पर लोग जल्दी पोलराइज हो जाते हैं, उस समय वोटिंग पैटर्न पर उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। मैं बस ये लिंगायत आरक्षण को लेकर जो हमारे व्यूअर हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि अक्सर ये होता है और ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जब साउथ के जो इश्यूज होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में बहुत जल्दी से लोगों के जहन में नहीं होते हैं, उनको इस बात का एहसास जो है वो कम होता है, वो हेडलाइंस में भी कम होते हैं, और इसीलिए हमने कर्नाटक का ये पोल विशेष तौर पर किया है सर्वे का। तो मैं ये लिंगायत का जो इशू है वो एक बार फिर से दर्शकों को समझा देती हूँ आसान भाषा में। दरअसल वहां पर लिंगायत और वोकलिगा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण जातियां हैं। जातिवाद वहां पर जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे वो बहुत बड़े लेवल पर है। तो 4% जो आरक्षण है वो वहां मुसलमानों को मिला हुआ था। अभी की सरकार ने, हाँ, पिछड़े मुसलमानों को, और अभी की सरकार ने वो 4% जो वोट है, माफ कीजिएगा 4% जो आरक्षण है वो लेकर 2% वोकलिगा और लिंगायत में बांट दिया है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का इस पर जवाब क्या है, तो वो तो के शर्मा साहब देंगे। बीजेपी ये कह रही है कि ईडब्ल्यूएस हमने मुसलमानों को उस कोटे में डाल दिया है, 10% हमने तो बढ़ा दिया है, तो इसीलिए ये आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता जी, इस पर आप मुझे अपना रिएक्शन दें, उससे पहले कुछ और सवाल हम ले लेते हैं और उसके बाद मैं डिस्कशन पर आऊंगी। रुमाना, अब वो सवाल मैं दर्शकों को दिखाने जा रही हूं जिस सवाल से सस्पेंस कर्नाटक के ओपिनियन पोल को लेकर और बढ़ जाएगा, और सवाल अब जल्दी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ले आते हैं। ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा लाने से पहले ये सवाल जो सस्पेंस बढ़ा रहा है और इस ओपिनियन पोल का, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? लीजिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में
35% लोगों को लग रहा है कर्नाटक में इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। बीजेपी 34% कह रहे हैं, जेडीएस के लिए 17% अपनी राय जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या रहने वाली है कर्नाटक की तस्वीर? क्या एक पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत मिलेगा? त्रिशंकु की संभावना, क्योंकि सिर्फ 3% लोग ही जता रहे हैं, अन्य 2% और पता नहीं कहने वाले 5% हैं। लेकिन फिलहाल कर्नाटक में क्या लगता है कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में कर्नाटक के लोग सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की जीत का सबसे ज्यादा भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं इस आंकड़े के मुताबिक, जहां कांग्रेस 39% और कांग्रेस से पीछे है 5% बीजेपी 34% के साथ। रूबिका, और ये जो यहाँ गुणा भाग दिखाई दे रहा है, ये एक अलग ही लेवल के डिस्कशन पर ले जाएगा हम सबको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी 34%, कांग्रेस वहां एक बार फिर सरकार बनाएगी कहने वाले 39% है, जेडीएस 17%, त्रिशंकु 3%, अन्य और पता नहीं को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 7%। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब बारी है ओपिनियन पोल के नंबर की। सबसे पहले रीजन वाइज आपके सामने नंबर हम लाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सीधा रुख करते हैं रोमाना का। वो आपको ग्रेटर बेंगलुरु रीजन के बारे में क्या जनता मन में सोच बैठी है बताने वाली है। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन जिसमें 32 सीटें आती हैं। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये सबसे पहले आप कर्नाटक 224 विधानसभा सीटों जो हैं उसका पूरा गणित हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं किस तरीके से 6 अलग अलग रीजन्स में कर्नाटक को बांटा है, जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु रीजन आप देख रहे हैं, आप सेंट्रल कर्नाटक का इलाका देख रहे हैं, ओल्ड मैसूर जिसमें 55 सीटें आती हैं, आप देख रहे हैं कोस्टल कर्नाटक जो सबसे छोटा रीजन है 21 सीटों वाला, वहीं मुंबई कर्नाटक रीजन जिसमें 50 सीटें आती हैं और साथ ही हैदराबाद कर्नाटक 31 सीटें इस रीजन में भी आती हैं। अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं बेंगलुरु रीजन से, जिसमें बेंगलुरु शहर की 28, बेंगलुरु ग्रामीण की 4 सीटें हैं। कुल मिलाकर अगर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की बात की जाए जो बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु ग्रामीण से मिलकर बनता है, तो फिर ज्यादातर इसके अंदर शहरी सीटें आती हैं। आप जानते हैं बीजेपी की छवि ऐसी कि ये शहरी इलाकों वाली पार्टी है और अमूमन इस इलाके में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती आई। इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है आपके सामने? वोट परसेंटेज आ गया है बीजेपी 37%, कांग्रेस बाजी मारती हुई बीजेपी से 2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 39% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है, जेडीएस के खाते में यहां इस रीजन में ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में 20% तक वोट शेयर जा सकता है, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर। तो कुल मिलाकर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में कांग्रेस बीजेपी से आगे वोट शेयर के लिहाज से नजर आ रही है फिलहाल इस परसेंटेज में। और अगर इसको सीटों में तब्दील किया जाए तो 32 सीटें इस ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में, और वही आप सीटों में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों में से 15 से 19 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी नंबर 2 पर, कांग्रेस से पीछे, हां बहुत पीछे नहीं है, 11 से 15 बीजेपी के खाते में सीटें जा सकती हैं। जेडीएस महज 1 से 3 सीट इस इलाके में सिमट सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। कुल मिलाकर 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में भी रूबिका का रुख कर लेते हैं जरा, मेहमानों के साथ वो मौजूद हैं, विश्लेषण करेंगे इस बात का। 2018 में भी रूबिका ये जो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन है यहां पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार भी कांग्रेस वो बढ़त बरकरार रखने में कामयाब हो रही है इस रीजन में। तो इस वक्त की बड़ी खबर रोमाना ये दे रही है कि ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में 32 में से ज्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है। 15 से 19 सीटें यहां ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में कांग्रेस के खाते में आती हुई दिख रही है। और मत भूलिए रोमाना ने शुरुआत किससे की थी कि जो अर्बन वोटर है वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होता है। 30 सेकंड शुरुआत करती हूं मैं के शर्मा साहब, आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है? देखिए, मैं आपके ओपिनियन पोल को कोई कंडेम उसकी कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो हम वहां पर काम कर रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ताओं का हमारा फीडबैक है और जो हमें वहां से मैसेज मिल रहा है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा, क्योंकि 2 बात इसमें अच्छा, और आप वाला सर्वे भी काम करती हूँ ना, मैं लिख देती हूँ। 32 में से बताइए आप ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में कितना लेकर आएंगे? कोड करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास हमारे नहीं मान रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा,
मैंने बिल्कुल आपके उसमें मैंने कहा मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो अपना फीडबैक है हम तो उसके हिसाब से काम करते हैं। अरे तो प्रभु वही फीडबैक तो आपको शेयर करना है ना। कितना 32 में से कितनी सीटें आप? नहीं, मुझे ये मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी ना हूं, ना कोई मैं सर्वे करने वाला हूं। मैं तो इतना कर रहा हूं कि जो हमें फीडबैक है हमारे कार्यकर्ताओं का उस पर। लेकिन मैं इसके एक रीजन भी बताता हूं आपको। रीजन ये कि 2018 का आप चुनाव देखिए। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी। हाँ। 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 28 में 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती वहां पर। तो आप मुझे बताइए कि आप यहां पर हमें हराते दिखा रहे हैं, जो भी दिखाएं आगे। अभी जो भी आप दिखाना चाहते हो। अभी तो पहला रीजन यहाँ खुला पहले है। फेस में ही आप हरा रहे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। अरे ये तो पहला रीजन मुझे खुला है आश्चर्य ये है जी। कि आपने जो सर्वे किया, ठीक है सर्वे आपका आया होगा जो भी, लेकिन ऐसा ना ऐसे हो क्या कि कारण वहाँ बने हैं? आपको अपने इन 2 सेंटेंसेस के लिए फिर बाद में ना, मैं समझ गया, मैं जान रहा हूँ। फिर आप ये कहते मैंने पहले उस पे कहा है, मैंने पहले ही कह रहे थे, तो मैं आपको अभी से खबरदार कर रही हूँ। पर आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं है, फीडबैक आपको मिला है कि आप बेहतर करने वाले हैं। बेहतर करने वाले हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने वाले। ओके, नहीं, मैं तो इस रीजन की बात कर रही हूँ ना। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नीरज, 15 से 19 सीटें यहाँ पर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में लाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। रूबिका जी, ये दिशा एकदम ठीक दिख रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा सीटें हमारी होंगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे आंकड़े बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थिति आज आप जाके अगर पूछेंगे तो जैसे पहले कहते थे ना कि पत्थर फेंकिए बेंगलोर में तो इंजीनियर के सर पे गिरेगा, अब वो पत्थर फेंकिए तो बेरोजगार के सर पर गिरेगा। और साथ ही साथ जो पे सीएम कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जहां वो 40% जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कहा, हमने नहीं, कि मुख्यमंत्री जी 40% कमीशन मांगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, उसकी वजह से ग्रेटर बेंगलुरु की स्थिति इससे और अच्छी दिखेगी कांग्रेस के लिए। नहीं, मुझे आश्चर्य है रूपक्या जी कि आप वहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आज वहाँ सबसे ज्यादा जो है निवेश कर्नाटक में हो रहा है। सबसे ज्यादा अभी विदिन, मतलब आप यदि देखें कि 1 जनवरी से लेके जो अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ जो दौरे हुए हैं, 7 दौरे हुए हैं, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो है वहां पर उनको सौगात दिया। और यही नहीं बल्कि उसके पहले भी जो दिए हैं वो सारे कार्य जो योजनाओं को वहां पूरा किया गया है। अभी जो वहां 118 किलोमीटर बेंगलोर टू मैसूर 8,000 करोड़ की जो है जो वहां सड़क बनी 10 लाइन की। मैं पूछता हूँ क्या रोजगार नहीं है उसमें? नहीं, मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ कि जो धारवाड़ में आईआईटी बन रही है, जो शिमोगा में एयरपोर्ट बन रहे हैं, ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में जो जिसका जिक्र नीरज कर रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ कि वहां पर ये जो इंजीनियर्स हैं, इसे हब कहा जाता है आईटी इंडस्ट्री का। अगर यहाँ पर इस तरीके से आपकी पार्टी को नुकसान पाता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं चाहती हूँ इस पर आप रिएक्शन दें और फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। रूबिका जी देखिए, क्योंकि जीवंत लोकतंत्र में तो चुनाव सतत प्रक्रिया है और जो राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें वहाँ के जो स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं वो उनका एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहती है। तो ये तो जो समझ में आ रहा है कि विकास और जो वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय हैं वो एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहेगी। और जो अभी आपके जो सर्वे में जैसे दिखाया अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई अभी और भ्रष्टाचार की बात हुई, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ देखें कर्नाटका में जितने राज्य हैं उनमें सबसे लगभग 2.5% की अभी है। जो जनवरी का जो डेटा आया है CMIE का, उसमें 2.5% है, जो कि सबसे कम है। जितने राज्य हैं उन सब में सबसे जो कम है उसमें आती है। दूसरी बात ये कि जो भ्रष्टाचार का विषय है महत्वपूर्ण विषय है, समाज में लोग इसके विषय में बिल्कुल सोचते हैं। आप करप्शन की बात करें उससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, 10 सेकंड बस। अच्छा, इतना कहना चाहूंगी कि अभी कल ही की जो डी शिव कुमार जी की रैली थी उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार नोटों की बौछार जो है वो अपने ट्रक से कर रहे थे। तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि जो चुनाव आयोग को मैम कहना पड़ गया है जी कि इतना करप्शन का पैसा किसी और राज्य से हमें नहीं मिला है जितना यहाँ पर, मतलब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यहाँ पर लगा और यहाँ पर दे इंतहा कहीं कुकर पूरे के पूरे गोदाम में दिख रहे हैं, कहीं किसी तरह की दूसरी चीजें दिख रही हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख भी जुड़ चुके हैं सी वोटर के, जरा उनका रुख करते हैं। यशवंत जी कैसे हैं आप?
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, मेरे ख्याल से परफेक्ट, आप सुन पा रहे हैं। कोशिश कर लेता हूँ अपनी ओर से रूबिका। हाँ, नहीं, अब आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो इस सर्वे के दौरान आपने महसूस की है, यशवंत? देखिए रूबिका, आपको पता है, एबीपी के दर्शकों को भी पूरी तरह पता है कि हम लोग का कोई वन ऑफ सर्वे नहीं होता, ये ट्रैकर की तरह चलता है। हाँ। और पिछले 1 साल से लगभग आ रहा है। अभी हम लोग दिखाना शुरू कर रहे हैं, बात अलग है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ये पिछले करीब 1.5-2 साल से हमको लगातार बनता हुआ दिख रहा था, और अब वो कंसंट्रेट हो रहा है। और आप जैसा कि सरदीप जी ने पहले बोला कि बाइपोलर मसला है, बात सही है, उसमें केवल एक ट्रायंगुलर हिस्सा जेडीएस का हो जाता है, वो भी ओल्ड मैसूर रीजन में, जिसके अभी आंकड़े आप देखेंगे आगे। लेकिन इतना जरूर मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा के बीच में जेडीएस का जो वोट था वो कम होकर के मुझे लगता है बीजेपी के खाते में पड़ा था बाइपोलैरिटी में। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो ऐसे में जेडीएस का ट्रैक्शन वापस आया है अपने इलाके में, और उसका भी एक असर पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम रूटीन एंटी इनकम्बेंसी, कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका भी एक झटका लग रहा है। एक बात ये देखनी होगी कि अभी तो आज चुनाव की घोषणा हुई है, टिकट बटेंगे, कैंडिडेट कैसे होते हैं, कैंपेन कैसा होता है, और क्या कोई यशवंत, एक और चीज मैं चाहती हूँ कि यहाँ आप इस सर्वे से पहले मेंशन कर ले, ये जो सर्वे आपने किया था, ये इस फैसले के पहले का सर्वे है कि फैसले के बाद का सर्वे है? लिंगायत आरक्षण को लेकर और वो जो ईडब्ल्यूएस मुस्लिम कोटा से आरक्षण लेकर बांट दिया गया है, ये पहले का है कि उसके बाद का सर्वे है? ये जो आंकड़े हैं ये 26 तारीख की शाम तक के आंकड़े हैं। 26 मार्च यानी इससे पहले का है, बात से चल रहा है जो सीक्वेंस में 26 मार्च तक डाटा कलेक्ट किया गया है। हाँ, फैसले के बाद का है। ठीक है यशवंत, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका रुख करेंगे, आगे भी इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। लेकिन यशवंत जो बड़ी बातें कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी अभी के शर्मा जी कॉन्सेंट्रेट होती हुई मोड में पहुंच चुकी है, जवाब दीजिएगा। लेकिन कुछ और रीजन्स पहले हम देख लेते हैं। ओल्ड मैसूर रीजन, रोमाना। ओल्ड मैसूर रीजन का रुख करेंगे अब रूबिका हम। ओल्ड मैसूर रीजन जिसमें कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा 55 सीटें आती हैं। अच्छा, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो ये ओल्ड मैसूर रीजन आप देख रहे हैं, कर्नाटक के नक्शे पर देख रहे हैं आप, ये केरला से लगता हुआ इलाका है, बेहद खूबसूरत इलाका इसको कर्नाटक का माना जाता है। कॉफी हार्टलैंड के तौर पर भी इसकी अपनी एक पहचान है, मसाले भी यहाँ पर खूब पैदावार उनकी भी जमकर होती है, तो उस लिहाज से भी इसकी अपनी एक पहचान है। और कौन कौन से जिले इसमें आते हैं वो आप नाम देख रहे हैं, मैसूर, हासन, मांड्या, कोलार। और जो वोकालिगा कम्युनिटी जिसका जिक्र अभी रूबिका भी कर रही थी ना कि साहब वो 4% जो ओबीसी मुस्लिम्स का आरक्षण खत्म किया गया है, तो वो 2% लिंगायत और 2% वोकालिगा में बांटा गया है। तो वो जो वोकालिगा वोटर है वो निर्णायक यहाँ इस ओल्ड मैसूर रीजन में, और जेडीएस के प्रभाव वाला ये इलाका है। तो यहाँ की तस्वीर वोट शेयर के लिहाज से आप देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, जेडीएस के प्रभाव वाला ये इलाका। और यहाँ देखिए कांग्रेस जेडीएस दोनों 36% वोट शेयर के साथ बराबरी की टक्कर में, और यहां इस ओल्ड मैसूर रीजन में 55 सीटों पर बीजेपी वोट शेयर 20% के साथ दोनों के मुकाबले बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जल्दी से जरा सीटों में तब्दील कर दीजिए इस आंकड़े को। 55 सीटों का पूरा आंकड़ा क्या कह रहा है? जिस तरीके से वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और जेडीएस कुमारस्वामी की पार्टी, जिन्होंने 2018 में नतीजे आने के बाद मिलकर सरकार भी बना ली थी, अब अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस के खाते में 26 से 27 और कांग्रेस के खाते में 24 से 28 सीटें जा सकती हैं। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर मामला बेहद बराबरी का है। ओल्ड मैसूर रीजन सबसे ज्यादा 55 सीटों वाला यह रीजन, और यहां पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। महज 1 से 5 सीटें ही बीजेपी अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का दायरा सिमट रहा है ओल्ड मैसूर रीजन में। कांग्रेस जेडीएस यहां पर टक्कर में नजर आ रही है। ओल्ड मैसूर में बीजेपी तीसरे नंबर पर, और वो भी डिस्टेंट थर्ड बीजेपी नजर आ रही है। ओल्ड मैसूर रीजन में कांग्रेस और जेडीएस में बराबर की टक्कर नजर आ रही है। रूबिका, अपना गढ़ जेडीएस बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही कह रहा है। ये जेडीएस का गढ़ है और इसीलिए यहां से ये खबर आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी तो आगे और बहुत से आंकड़े हैं जो चौंकाने वाली बातें आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन ओल्ड मैसूर रीजन में 55 सीटें, और उन 55 सीटों में आगे जेडीएस, तीसरी पार्टी बीजेपी। प्रदीप जी, ये क्या आपको चौंकाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शुरू से ये जो कर्नाटक की राजनीति है उसमें वोकालिगा समुदाय में
बीजेपी का हमेशा प्रभाव कम रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, बीजेपी ज़्यादा निर्भर रहती है लिंगायत वोटों पर और उसको मिलता भी है। और लेकिन इधर इस बीच में एच.डी. देवेगौड़ा की प्रशंसा करना प्रधानमंत्री का, उसके बाद मंड्या से जो है अपना कैंपेन शुरू करना, जो वोकालिगा का एक तरह से गढ़ है जहाँ से एस.एम. कृष्णा आते थे। बीजेपी की कोशिश थी कि इस गढ़ में सेंध लगाए जेडीएस के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीएस को यहाँ भारी नुकसान हुआ था। तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो जो लोकसभा चुनाव में वोटर आया था उसमें से कुछ रिटेन किया जाए, लेकिन आपका सर्वे बता रहा है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जेडीएस का ये गढ़ बचता है। तो जेडीएस देखिए 89 के बाद सिर्फ 2013 में पूर्ण बहुमत की कोई सरकार आई है, वरना हंग असेंबली ही आती है। तो हंग असेंबली फिर आती है तो जेडीएस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खालिद, इसमें मैं ये समझना चाहूंगी कि यहाँ आपने कौन सी वो चीजें थी जो सर्वे करते वक्त समझी है? जैसे जेडीएस का ये रीजन है, तो ये वहां से क्या वाकई चौंकाने वाले नतीजे हैं कि बीजेपी तीसरी पार्टी के तौर पर या तीसरे पायदान पर खिसक जाती है? देखिए, अगर आप असेंबली इलेक्शंस के देखेंगे नज़रिए से तो यहाँ पे जो है 2018 में भी बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। जो चेंज हुआ था वो लोकसभा इलेक्शन में हुआ था कि जो वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ गए थे और जेडीएस को नुकसान हुआ था, जो कि वापस जब असेंबली इलेक्शंस में इसमें आ रहे हैं तो वापस वहाँ पे जो वो वोटर जेडीएस का जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था वो वापस जेडीएस में ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं। जैसे प्रदीप जी ने बोला, लास्ट इलेक्शंस में भी जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे ही थी बीजेपी। ऑलमोस्ट जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर वोट करने का भारतीय वोटर्स का रहा है कि लोकसभा में एक डिफरेंट तरीके से वोट करेगी और विधानसभा में अलग, और जेडीएस का ये वोटर लोकसभा में बीजेपी का रुख करता है और विधानसभा में जेडीएस के पास आता है। कुछ राज्यों में, कर्नाटक जैसे मोदी की अपील बहुत ज्यादा है। हाँ। गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा में कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी बिकम्स द फेस। मैं कह रहा था कर्नाटक की राजनीति अगर आप समझें तो कर्नाटक की राजनीति हमेशा लिंगायत और वोकालिंगा पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक जमाने में रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के सबसे बड़े नेता थे, हालांकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता लिंगायतों के नेता माने जाते थे। और देवगौड़ा वोकालिंगा एसआर बोम्मई उसके बाद आए सर रामकृष्ण हेगड़े और देवगौड़ा, एसआर बोम्मई, ये दोनों उनके कैबिनेट में थे, लेकिन रामकृष्ण हेगड़े लिंगायत वोट जो था कमांड करते थे। और देवगौड़ा के साथ वोकालिंगा, जब देवगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े में चलती थी, बीजेपी के साथ क्या हुआ, बीजेपी कोई वोकालिंगा लीडर उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई। येदियुरप्पा लिंगायत थे, येदियुरप्पा सबसे बड़े नेता थे, बोम्मई लिंगायत है, बोम्मई लिंगायत है, सदानंद गौड़ा जरूर वोकालिंगा थे, लेकिन उनको जिस तरह से हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, वो भी एक कारण रहा वोकालिंगा में नाराजगी का। एस.एम. कृष्णा को जिस तरह से बीजेपी ने अपने साथ लिया, एस.एम. कृष्णा कांग्रेस के बड़े नेता थे, चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, और वोकालिंगा है वो। तो कांग्रेस का जो वोकालिंगा समुदाय में डी.के. शिवकुमार वोकालिंगा है, तो एक बड़ा सेक्शन वोकालिंगा का कांग्रेस के साथ भी है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा बड़ा सेक्शन जो है वो जेडीएस के साथ है। और ये जेडीएस का गढ़ है, जेडीएस को जो भी बढ़त मिलती है वो इसी क्षेत्र से मिलती है। बाकी रीजन में जेडीएस उतना प्रभावशाली नहीं होता है, तो इसलिए जेडीएस की जो भी 30-35 सीटें आती रही हैं पिछले चुनावों में, वो उसका मेजर जो शेयर है वो ओल्ड मैसूर रीजन से ही आता है। खालिद और गीता जी 10 सेकंड मैम, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक है। मैं यही कहना चाह रही थी, जो सर कह रहे थे कि 37 सीटें जो जीती जेडीएस ने, उसमें से 25 कांग्रेस के खिलाफ मतलब जीत के आए और 9 बीजेपी के जो पिछला इसमें कह रहा था कि वोकालिगा वोटर्स का जो वोटिंग पैटर्न है उसको देखें तो परेशानी की बात बनती है, सबब बनता है डी.के. शिवकुमार जी के लिए। वो वोकालिगा है और हमने जो देखा कुल 3% लोग जो है उनको एज ए सीएम की चॉइस। लेकिन खालिद थोड़ा इशारा कर दीजिए, मुस्कुरा के या बगैर मुस्कुराए, क्या ऐसा ही कुछ पैटर्न या कुछ ऐसा ही ट्रेंड आगे भी दिखने वाला है? खालिद को मत दिखाइएगा, हम ये मिस्ट्री बरकरार रखना चाहते हैं। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।